क्या बात करेंगे कि सेक्शन 46 में जो आपने बिल ऑफ एंट्री कस्टम एरिया में फाइल की है, आपने जो इंटेंशन बताई है होम कंजप्शन या वेयरहाउस वाली, अगर आपके सेल्फ असेसमेंट से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। तो फिर चेहरे पे ले आइए खुशी और ले जाइए क्लियरेंस ऑर्डर। लेकिन अगर आपकी सेल्फ असेस बिल ऑफ एंट्री से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री को क्या करेगा, आपकी सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री को प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रीअसेस करेगा, ठीक है। और रीअसेस करके वो क्या करेगा, आपकी बिल ऑफ एंट्री को वापस लौटाएगा आपको, ठीक है। तो सेल्फ असेस बिल ऑफ एंट्री से सेटिस्फाइड है तो वो वाली ड्यूटी पे कर दीजिए, और अगर रीअसेसमेंट हुआ है तो जो रीअसेस्ड ड्यूटी है वो पे कर दीजिए। ये तो बात हुई ड्यूटी पे करने की। बट व्हेन, मुद्दा ये है ये ड्यूटी पे करनी कब है, सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री के केस में सेम डे। सेम डे का मतलब जिस दिन आपने सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की है सेम डेट पे ड्यूटी दे दीजिए। और अगर रीअसेसमेंट का केस है, आपकी सेल्फ असेस बिल ऑफ एंट्री को रीअसेस किया गया है, तो जिस दिन आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है उसके सेम डे या नेक्स्ट डे, ये आपका ड्यूटी पे करने का समय है। इस दिन तक आपको ड्यूटी का पेमेंट कस्टम डिपार्टमेंट को कर देना है, ठीक है। ये पहला और दूसरा पॉइंट दोनों रीड कर लीजिए। ये जो पिंक वाला सर्कल मार्क है, ग्रीन वाला सर्कल मार्क है, दोनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। मैम यस बोलिए। मैम रीअसेस करके जो उसने वैल्यू निकाली थी प्रॉपर ऑफिसर ने, अगर वो ज्यादा लगे अपन को, हाँ, तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें? नहीं, अगर रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री आपको वापस मिली है और देखिए रीअसेसमेंट के बाद अगर आप सेटिस्फाइड है तो ड्यूटी जमा करा दीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप अपील में चले जाइए। ओके, आप अपील फाइल कर सकते हैं। But this appeals and all is not a part of inter syllabus, so that I am not discussing here. Yes, sir. Clear? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हुई ड्यूटी, और अगर आपने इस समय सीमा के अंदर, दिस इज अ टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अगर आपने इस समय सीमा के अंदर ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, आउट ऑफ द टाइम लिमिट, लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी पे आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम लिमिट के अंदर आप ड्यूटी जमा करा दीजिए और अपना क्लियरेंस ऑर्डर लेके चले जाइए। देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ डिले, ठीक है, अगर आपने ड्यूटी जमा करने में देरी की है, जस्ट अ मिनट, अगर आपने ड्यूटी जमा करने में देरी की है, डिले हुआ, तो इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द पेमेंट ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ द डिले। तो देरी के पीरियड के लिए, देरी की जितनी अवधि है, डिले पीरियड है, उसके लिए ब्याज लगेगा। और किस रेट से लगेगा, 15% पर एनम के रेट से लगेगा। ड्यूटी पे आपको 15% पर एनम की डेट से देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने सही समय पे सही ड्यूटी जमा करा दी तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, क्लियरेंस ऑर्डर, ठीक है, क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा। और इस क्लियरेंस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और क्लियरेंस ऑर्डर को टेक्निकल शब्दों में कहते हैं आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर। क्या कहते हैं, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर, कस्टम के चार्ज से फ्री होने का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर सीबीआईसी चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को वेव कर सकता है, ब्याज को माफ कर सकता है जनहित में, अगर सीबीआईसी चाहे तो
नाउ बोलते हैं कि इफ गुड्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन 30 डेज सिंस अनलोडिंग डैमरेज पेबल, यानी जिस दिन आपने गुड्स पोर्ट पे अनलोड किया था, कस्टम एरिया में अनलोड किया था, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको पोर्ट से गुड्स को हटवा लेना है, छुड़ा लेना है, रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर रिमूव नहीं किया गुड्स को, तो फिर क्या होगा आपके साथ, आपको डैमरेज पे करना पड़ेगा। अब ये डैमरेज क्या है, सिंपल शब्दों में बोलूं, किराया है। पोर्ट ऐसे देखिए, कस्टम एरिया इट्स नॉट लाइक अ धर्मशाला, ये इंपोर्टर का ससुराल नहीं है कि जितनी मर्जी जन जाके रह लो, नहीं। इंपोर्टर को एक समय सीमा के अंदर ही इस जगह पे अपना सामान रखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने टाइम डिसाइड किया 30 डेज, अनलोडिंग से 30 डेज के अंदर अंदर आप सामान को हटा लीजिए, अदरवाइज पोर्ट डैमरेज देने पड़ेंगे, यानी पोर्ट पे डिले रिमूवल के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इन चारों बुलेट में कोई डाउट है तो बता दीजिए। इन चारों बुलेट में कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैम ये एक बार थर्ड पॉइंट बता दीजिए। सीबीआईसी वाला? जी मैम। हाँ, अगर सीबीआईसी को लगता है कि ये इंपोर्टर बेचारा है, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हो गई थी, से फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक का केस ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस सिचुएशन में, इस टाइम पीरियड के अंदर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी इंपोर्टर ने ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया, तो इट मे बी पॉसिबल सीबीआईसी देरी को माफ़ कर दे। देरी को माफ़ कर दे बोल दे, कोई बात नहीं, ब्याज नहीं लेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकती है। वेव ऑफ करना मतलब माफ कर देना। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके, चलिए अब ये बीच के जो रह गए थे बुलेट, उनके बारे में बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट हुआ है ना, अभी क्लास टेस्ट हुआ और सभी को टाइम डिसाइड हुआ, भाई संडे को टेस्ट देना है 5 चैप्टर का, तो सभी को संडे को टेस्ट देना है, ठीक। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी टेस्ट देते हैं, कभी नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो हर बार टेस्ट देता है, कभी भी वो टेस्ट से गायब नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स भी स्कोर करता है, ठीक है। इस सैटरडे को वो हमें फ़ोन करके कहता है कि किसी जेन्युइन रीज़न से मैं संडे को टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, आप मेरा टेस्ट मंडे को ले लीजिए। हमें क्या करना चाहिए बताओ? मंडे को ले लेना चाहिए। मंडे को ले लेना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ रेगुलर वन। वो कभी उन्होंने टेस्ट स्किप नहीं किया, बिल्कुल सिंसियर हैं, हमेशा टेस्ट देते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो इसी तरीके से जो अच्छे इम्पोर्टर होते हैं, अच्छे इम्पोर्टर मतलब वो ऐसे नहीं कि भाई वो जॉन अब्राहम जैसे हैं, 6 फीट है, हैंडसम है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इम्पोर्टर, अच्छे इम्पोर्टर का मतलब दियाज आर परफॉर्मर्स, इम्पोर्ट परफॉर्मर्स, मतलब जो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हैवी ड्यूटी गवर्नमेंट को देते हैं, कभी भी उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ऐसा कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है, ठीक है। उन इम्पोर्टर्स को गवर्नमेंट डेफर्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी का ऑप्शन देती है। डेफर्ड पेमेंट मतलब ऐसे बोल रही है कि ड्यूटी मत देना, कोई बात नहीं, चलो घर की बात है, रहने दो, नहीं। डेफर्ड मतलब पेमेंट को आगे खसका रही है गवर्नमेंट की, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद दे देना चलेगा, ठीक है, थोड़े दिन बाद दे देना चलेगा। दिस इज कॉल्ड अ डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब अगर डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन है तो मैं, आप, बबलू, बबली, चुन्नीलाल सब क्या बोलेंगे? हमें भी दे दो डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन, हम भी थोड़े दिन बाद पेमेंट कर देंगे। नहीं, फैसिलिटी सबके लिए नहीं है। फैसिलिटी किसके लिए है? फैसिलिटी किसके लिए है? फैसिलिटी है इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, ठीक है, AEO। अब आप CMA फाइनल में जब जाएंगे तब आपके ये आएगा कि AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ये एक क्राइटेरिया है, कितने वैल्यू का इंपोर्ट कंसाइनमेंट आप ला रहे हो, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेगुलर कितनी ड्यूटी देते हो, उस बेसिस पे एक AEO कैटेगरी के इंपोर्टर्स को नोटिफाई किया गया। तो बोले जो AEO कैटेगरी में Tier 2 और Tier 3 में आते हैं उनको बाय DG ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, DG स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल, बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ने क्या किया है?
डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन दिया है। अब ये डेफरमेंट कब और कैसे होगा अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन मिला है। एक तो इनको मिला है, और ऑथराइज्ड पीएसयू। ऐश्वर्या आप क्लास में हो? यस मैम। ओके, दिस इज अ ऑथराइज्ड पीएसयू। ये अभी नया चेंज आया है, ऑथराइज्ड पीएसयू। नाउ ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, अब ये ऑथराइज्ड पीएसयू का एक क्राइटेरिया है कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये क्राइटेरिया पूरा करेंगी तो उनको भी डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो किसको मिला डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन? एईओ टीयर 2 टीयर 3 को और ऑथराइज्ड पीएसयू को। अब अगर डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन मिला है तो ड्यूटी कब देनी है? बोला कि अगर आपने 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी, किसी महीने में अगर आपने 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, तो ड्यूटी कब दे सकते हो? 16 तारीख तक, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। इसका मतलब अगर मैंने 1 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो नॉर्मल केस में तो मुझे ड्यूटी कब देनी होती बताइए? अगर मैंने 1 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल की है और अगर मुझे डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन नहीं मिला है तो मुझे ड्यूटी कब देनी है बताओ? मैम 1 या 2 को। सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री के केस में 1 को। और अगर मेरे को 1 तारीख को मेरे को रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री मिलती है तो 2 को। 1 या 2, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर मैंने 2 जनवरी को सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो 2 जनवरी को नॉर्मल केस में ड्यूटी देनी होती, लेकिन यहां पर बोला अगर आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन मिला है और अगर आपने 2 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो भी आप ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं 16 जनवरी तक। अगर आपने 13 जनवरी को ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो भी 16 जनवरी तक। 1 से 15 तारीख तक की बिल ऑफ एंट्री की ड्यूटी का पेमेंट 16 तारीख को। अच्छा, अगर आपने 16 तारीख से 31 तारीख तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल की, कितनी तारीख से? महीने के आखिरी 15 दिनों में, 16 से 31 जनवरी, तो आप ड्यूटी पे कर सकते हैं 1 फरवरी को। अगर आपने 18 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल किए तो भी 1 फरवरी को। अगर आपने 25 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल किए तो भी 1 फरवरी को। तो शुरू के 15 दिन में 1 से 15 की ड्यूटी 16 को दे सकते हैं और 16 से 30-31 की ड्यूटी अगली 1 तारीख को दे सकते हैं। लेकिन मार्च के पाप मार्च में धोने पड़ेंगे। मतलब अगर बिल ऑफ एंट्री 16 मार्च से 31 मार्च तक अगर फाइल हुई है बिल ऑफ एंट्री तो आपको ड्यूटी का पेमेंट 31 मार्च तक ही कर देना पड़ेगा। एक बार ये पढ़ के देखिए और कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में होता है तो मुझे पूछिए। जस्ट हैव अ रीड। मैं टेबल वापस समझा दो एक बार। देखिए, हमने बोला कि नॉर्मल केस में हमने क्या पढ़ा कि जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो सेम डे पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना। और अगर आपको रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री मिलती है तो जिस दिन आपको रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री मिली उसके सेम डे या उसके अगले डे पे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात आ गई समझ में? हाँ, ये टेबल क्या बोलती है, अगर आपने 1 तारीख से 15 तारीख तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की है किसी भी महीने के, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, और अगर आप इन 2 में से कोई एक हो, यानी आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन मिला है, तो 1 से 15 तारीख तक जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है सेम डे आपको ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप 16 तारीख तक ड्यूटी दे सकते हो। अगर आपने महीने के आखिरी 15 दिनों में बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो अगले महीने की पहली तारीख को, जैसे अगर आपने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो आप ड्यूटी 1 नवंबर को दे सकते हो। लेकिन मार्च के बाद मार्च में धोने पड़ेंगे, यानी अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री 1 मार्च से 15 मार्च है तो 16 मार्च को दे दो ड्यूटी। अगर 16 मार्च से 31 मार्च तक आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो 31 मार्च तक ही आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
कोई डाउट? कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? नो मैम। ओके नाउ, लेकिन कुछ केसेस में डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? बोलते हैं कि अगर आपने इफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय ड्यू डेट मोर देन वंस इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ। इसका मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जनवरी, फरवरी, ठीक है, और दिसंबर में मुझे बताओ 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की ड्यूटी का पेमेंट आपको कब तक कर देना था? बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर, कब ड्यूटी का पेमेंट कर देना था? 1 जनवरी। 1 जैन को, ठीक है। अब जनवरी में आपने 18 जनवरी को एक बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, आपको ड्यूटी का पेमेंट कब कर देना है? 18 जनवरी को, सॉरी, बिल ऑफ एंट्री का पेमेंट कब कर देना है? 1 फरवरी। ठीक है। आपने 25 फरवरी को बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, ड्यूटी का पेमेंट कब करना है? 31 मार्च। 25 फरवरी को आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, 1 मार्च। 1 मार्च। ये ऑप्शन हमारे आपके सबके लिए है क्या? नहीं, ये एईओ वालों के लिए है और स्पेसिफाइड पीएसयू के लिए है, नोटिफाइड लोगों के लिए है, ठीक है। बट अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बोले समझ में नहीं आता, बोला कि इतने दिन दे दिए लेकिन तब भी यहाँ पे ड्यूटी फाइल की 5 जनवरी को, यहाँ पे ड्यूटी फाइल की 8 फरवरी को, और यहाँ पे ड्यूटी का पेमेंट किया, बोले ठीक है 1 मार्च को, सुधर गए। लगातार 3 महीनों में कितनी बार गलती की? 1 बार या 1 से ज्यादा बार? 1 से ज्यादा बार। 1 से ज्यादा बार, 1 से ज्यादा बार, मोर देन वंस, यानी कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स में गलती कितनी की? मोर देन 2 बार वंस इन 3 मंथ। तो बोलेंगे अब बस बहुत हुआ, अब हम आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन नहीं देंगे। क्या लिखा है? डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं अप्लाई होगी अगर डिफॉल्ट हुआ है कंसेक्यूटिव 3 मंथ में मोर देन वंस, ठीक है। या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट असेस्ड और नॉट डिक्लेयर्ड इन बाय इंपोर्टर, आईआर मतलब इंपोर्टर और एंट्री का मतलब बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा कोई पेमेंट करना चाहते हैं जो कि आपने बिल ऑफ एंट्री में डिक्लेयर ही नहीं किया, आप किसी ऐसे गुड्स के इंपोर्ट का पेमेंट करना चाहते हैं जिसके लिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं की थी, तो भी आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 2 केसेस में हम आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन नहीं देंगे। बाकी आप अगर नॉर्मल एईओ हैं या पीएसयूज हैं, स्पेसिफाइड पीएसयूज, तो आप डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन ले लीजिए। मैम। हाँ बोलो। मैम एक बार ये सेकंड पॉइंट फिर से बता दीजिए। इन कोई भी आप ऐसे गुड्स को क्लियर गवर्नमेंट से करवा के लेके आ रहे हैं जहां पे आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की थी, मतलब ऐसा बोलूं, मान लीजिए आपने कोई अनऑथराइज्ड इम्प्रॉपर मैनर में इंपोर्ट किया, आप गुड्स स्मगल करके लेके आए, आपके गुड्स पकड़ लिए, कॉन्फिस्केट कर लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करे? आपको जेल में डाल दे, या गवर्नमेंट ये कहती है अपनी ड्यूटी का पेमेंट करो, ब्याज पेनल्टी सब दो और माल को ले जाओ। आप कोई आरडीएक्स नहीं लाए थे, आप कोई ड्रग कोकीन नहीं लाए थे, आप एक नॉर्मल सामान लेके आए थे लेकिन छुपा के लाए थे, ठीक है। ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर पकड़ में आ गए तो करना पड़ेगा। इस केस में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर रहे हैं, आप पकड़ में आए थे इसलिए आप ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको हम डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। जिस दिन पकड़ में आई ड्यूटी पे करो, सामान को ले जाओ। बोले मैं तो है ना, हम तो ऑथराइज्ड पीएसयूज हैं या हम तो एईओ में कवर होते हैं, बोले नहीं, अब आपको हम ड्यूटी का और डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे,
ठीक है, जी मैम। कुछ और डाउट है किसी को, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? न्यू सेक्शंस, नए ऐश्वर्य, ये दिस इज द अमेंडमेंट, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, दिस इज द अमेंडमेंट। सेक्शन 51A, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला, पहले क्या होता था, मैं मेरे कुछ खास ऐसा नहीं है, बोला कि मैं ना पहले क्या करती थी, अगर मुझे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना होता था तो मैं अपने नेट बैंकिंग के थ्रू गवर्नमेंट को ऑनलाइन पेमेंट कर देती थी। गवर्नमेंट ने ये बोला अब ना हम ऐसे पेमेंट नहीं लेंगे, तो हमने बोला कैसे लोगे, बोले थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। फिर हमने पूछा क्या तरीका चेंज करोगे, बोले अब ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे, सीबीआईसी के पोर्टल पे हम आपका क्या बना देंगे, एक ई कैश लेजर। क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ई कैश लेजर, हर इंपोर्टर के यूजर आईडी पासवर्ड से ई कैश लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उस ई कैश लेजर में कॉलम होंगे, एक ड्यूटी का होगा, एक इंटरेस्ट का होगा, एक पेनल्टी का होगा, एक फी का होगा, एक्सेट्रा। अब जब भी गवर्नमेंट को, बीइंग एन इंपोर्टर, मुझे ड्यूटी देनी है तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में ड्यूटी का पेमेंट नहीं करूंगी, मैं जो भी ड्यूटी का पेमेंट करूंगी जाके कहाँ शो हो जाएगा, ई कैश लेजर में, और ई कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। ये बिल्कुल जैसा वॉलेट सिस्टम होता है ना, पैसा वॉलेट में आएगा फिर वॉलेट से पे करेंगे, ई वॉलेट में पैसा आ गया, दिस इज, मैंने पैसा जमा कराया, ई वॉलेट में आया, अब ई वॉलेट से आप पेमेंट करें, दैट्स इट। तो एवरी डिपॉजिट जो भी आप गवर्नमेंट को ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या कोई भी सम देना चाहते हो, सबसे पहले वो जाके कहाँ क्रेडिट होगा, ई कैश लेजर ऑफ सच पर्सन टू बी मेंटेन्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये ई कैश लेजर मेंटेन होंगे। यानी अगर गवर्नमेंट के पोर्टल पे मैं मेरे यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करके देखूं तो मेरा ई कैश लेजर खुलेगा, उसमें मैंने जितना पैसा गवर्नमेंट के नाम पे जमा कराया है वो सब शो होगा वहां पे। तो सबसे पहले जो मैं पैसा गवर्नमेंट को कैश में जमा कराऊंगी, जाके कहाँ क्रेडिट होगा, ई कैश लेजर में क्रेडिट होगा। फिर आपको जो भी पेमेंट करने हैं आप ई कैश लेजर के थ्रू कीजिए, यानी ई कैश लेजर में एक बार क्रेडिट की एंट्री होगी फिर डेबिट की एंट्री होगी, ठीक है। ये पढ़िए 51A, और कोई भी डाउट किसी तरीके का दिमाग में अगर आपके आता है तो मुझे पूछिए। मैम हाँ बोलो। 2 बार एंट्री कैसे होगी, बार रिपीट करेंगे? 2 बार एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई पेमेंट बैंकिंग चैनल से करना है ना, आपको कोई पेमेंट बैंक से ही करना है, आप कैश जमा नहीं करा सकते, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराते हैं ना। यस मैम, बैंक में डिपॉजिट होगा। बैंक में डिपॉजिट होता है, तो बैंक में क्या बोलते हैं, बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ। जब पैसा जमा कराए तो बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ। अब जब पेमेंट करेंगे तो बैंक में क्या हो जाएगा, डेबिट, पैसा डेबिट हो जाएगा। उस बैंक में वो अकाउंट आपका है या किसी और का है, आपका है, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा और उस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, पैसा डेबिट होगा। बोले ये इधर उधर क्या कर रहे हो, सीधे ही ले लेते, बोले नहीं सीधा नहीं लेना, इसी तरीके से लेना है। ये ई कैश लेजर भी उसी तरीके का एक अकाउंट है। जब आप गवर्नमेंट के पास आपको कोई ड्यूटी देनी है तो सबसे पहले पैसा ई कैश लेजर में डालिए, फिर ड्यूटी का पेमेंट ई कैश लेजर के थ्रू कीजिए। तो जब ई कैश लेजर में पैसा डालेंगे मोहित तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और जब पेमेंट करेंगे तो पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर? ओके मैम। हाँ, और जो भी कुछ बचता है ई कैश लेजर से वो आपको रिफंड हो जाएगा। फिर मैम बोलो। ये सब सेक्शंस नोट्स में नहीं है। कौन बोला? मैम रिया। रिया बोली, अच्छा अच्छा रिया बोली, हाँ ठीक है, ओके, बिल्कुल नहीं है मैम मेरे पास भी नहीं है मैम। किसी के पास भी नहीं होंगे,
किसी के पास भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, किसी के पास भी नहीं होंगे। आप क्या करें, देखो ये भी नहीं लिखा होगा आपके पास, ऑथराइज्ड पीएसयू शब्द भी नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा मैम। नहीं लिखा, लिख लो, एक लिख ही लिया, शब्द नोट लिख लो, ऑथराइज्ड पीएसयू। ठीक है, मैम बोलो कृष्ण गोपाल। मैम ये टायर 3 के अंदर आगे मैम जो डीजी लिखा हुआ है, डीजी क्या है मैम? डायरेक्टर जनरल, डायरेक्ट जनरल। पोस्ट है डायरेक्टर जनरल। ओके मैम। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये सेक्शन 51A आप नोट कर लेंगे, है ना। सेक्शन 51A 3 लाइनें नोट कर लीजिए, नोटेड मैम। नोट कर लीजिए। बाकी जिन भी लोगों ने नहीं किया है, रिया, मोहित, आयुषी, जो भी लोग हैं, वंशिता, वंशिका, जितने लोग हैं सब लोग इस सेक्शन 51A को नोट कर लीजिए। ये बड़ा वाला A है ना, बड़ा ही बनाइएगा, छोटा A नहीं बनाइएगा। 51A नोट्स में ऊपर जगह होती है ना, स्पेस, वहां पे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया, देखिए बढ़े आगे। अभी आगे क्या करना है आपको, सेक्शन 51B इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। सब लोग ले लीजिए, 51B का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि अभी इस बात का रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। 51B इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने हाथ से नोट करके रख लेना, बस अपने ही यहीं पे नोट्स में, इसी जगह पर। स्क्रीनशॉट ले लें तब मुझे बताइएगा। यस मैम। ओके, डन मैम। डन। डन मैम। ओके, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 48 डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ये सेक्शन 48 क्या बोलता है, बोले कि हमने तुम्हें बोला था कि 30 दिन के अंदर अंदर पोर्ट से माल उठा लो, कस्टम एरिया से गुड्स को क्लियर करवा लो, चाहे तो ले जाओ होम कंजप्शन के लिए या तो ले जाओ वेयर हाउस के लिए। बट अपने तो हाल बेहाल 30 डेज में भी कस्टम एरिया से गुड्स को नहीं उठाया। अभी क्या करे, क्या करे कस्टम डिपार्टमेंट, बताइए। कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक। तो जहां इंपोर्टर फेल हो जाता है टू रिमूव गुड्स विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज, मतलब उसने 30 दिन के टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर गुड्स को रिमूव नहीं किया और उसको कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिला था, कोई माफ़ी भी नहीं मिली थी कि चलो ठीक है थोड़े दिन और रख लेना, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था, तो कस्टोडियन जिसकी कस्टडी में गुड्स अनलोड किया था वो क्या कर सकता है आपके सामान के साथ, मे डिस्पोज ऑफ, आपके गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है अगर 30 दिन में आपने गुड्स को नहीं रिमूव किया तो। और लेकिन आपको एक चिट्ठी भेजेगा, ठीक है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। चिट्ठी किस बात की, कि देखो 30 डेज में तुमने माल को नहीं रिमूव किया, कोई एक्सटेंशन भी तुमने नहीं लिया, अब हम तुम्हारे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब ऑक्शन वॉक्शन करके माल को बेच देंगे, ठीक है। बट एनिमल, पेरिशेबल गुड्स, हैजार्डियस मे बी सोल्ड एनी टाइम विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, यानी इनके लिए तो हम 30 दिन का भी इंतज़ार
नहीं करेंगे और कोई नोटिस भी नहीं देंगे, क्योंकि एनिमल, पेरिशेबल गुड्स, हैजार्डियस गुड्स, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है या इनको रखना फिजिबल नहीं होता, तो ये गुड्स तो प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन से कभी भी बेचे जा सकते हैं, कभी भी बेचे जा सकते हैं। एनिमल्स, पेरिशेबल गुड्स, हैजार्डियस गुड्स एंड आर्म्स एंड एमिनेशंस में बी सोल्ड एज सीजी डायरेक्ट। और जो हथियार होते हैं, AK-47 है, बंदूकें हैं, एमिनेशंस हैं, बम के गोले हैं, उनको बेचने के लिए, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन चाहिए। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? Yes, मैम ma'am. हाँ बोलिए मोहित, बोलो। मैम ये पेरिशेबल गुड्स और ये hazardous पेरिशेबल, इसका मतलब बताऊं पेरिशेबल का? यस मैम। पेरिशेबल का मतलब होता है जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जैसे खरबूजे, तरबूजे, गुलाब जामुन, शेल्फ लाइफ कम होती है ना। हैजार्डियस गुड्स मतलब जैसे एसिड हो गए, कोई हैजार्डियस केमिकल जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके मैम। दैट इज ओके। तो यहां तक हम पहुंच गए। इंपोर्टर ने अगर गुड्स को क्लियर करा लिया तो उसे क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाएगा, और अगर उसने गुड्स को क्लियर नहीं कराया तो सेक्शन 48 में उसके गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी इंपोर्ट प्रोसीजर। अभी यहां तक हमने क्या पढ़ा? इंपोर्ट प्रोसीजर, यानी हमने देखिए हमने अपने प्रोसेस का फ्लो कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने अपने प्रोसेस का फ्लो स्टार्ट किया था डायग्राम नंबर 1 में, जब यूएसए पोर्ट से माल चला था और बिल ऑफ लेडिंग फाइल हुई थी। उसके बाद टेरिटरियल वाटर में गुड्स एंटर हुआ था और सेक्शन 29, 30, 31 अनलोडिंग एंट्री इनवर्ड की बात की थी। और अगले डायग्राम में हमने बात की इंपोर्टर कैसे गुड्स को क्लियर करवाएगा। ठीक है, अब इंपोर्टर को जब क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाता है, वो माल को पोर्ट से लेके चला जाता है, उसके बाद उसने ड्यूटी दे दी, तो क्या उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट को इंपोर्टर से कोई प्यार मोहब्बत, कोई लेना देना है क्या? नहीं, नो मैम, कोई नहीं है। बोले तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, तुम्हारा हमारा रिश्ता इतना ही था जब तक तुमने ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया था। लेकिन जो गुड्स वेयरहाउस में पड़े हैं उससे कस्टम डिपार्टमेंट को लेना देना है या नहीं है? मैम, लेना देना है, रेंट लेना है हमसे। हाँ, अभी तो उसमें ड्यूटी मिलेगी, वो तो लेना देना है। यानी वेयरहाउस में पड़े गुड्स को मैं इंपोर्टेड गुड्स, अच्छा वेयरहाउस में पड़े गुड्स को ड्यूटीएबल गुड्स कह सकती हूँ क्या? ड्यूटीएबल। यस मैम। और इंपोर्टेड गुड्स कह सकती हूँ क्या? वेयरहाउस में पड़े गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स यस मैम। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। वेयरहाउस में पड़े गुड्स को मैं इंपोर्टेड गुड्स कह सकती हूँ। और ड्यूटी पे होने के बाद नाउ दे आर नो मोर इंपोर्टेड गुड्स, फिर वो ड्यूटी पेड गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूटी पेड गुड्स हो जाते हैं। तो चलो अब हम बढ़ेंगे आगे और हमारे डेफिनेशंस का कुछ पार्ट रह गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं आ गई हूँ वापस अपने बेसिक फर्स्ट चैप्टर पे, और वहाँ पे आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जो हमने पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा, उसे पढ़ के आपको क्या लगता है इंपोर्टर को ड्यूटी का पेमेंट कब करना पड़ेगा? वो घटना, दुर्घटना, वो दिन कब आएगा जब इंपोर्टर को ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है? When importer is liable to pay duty? जब मैम वो होम कंजप्शन के लिए गुड्स लेके जाएगा। जब वो होम कंजप्शन के लिए गुड्स लेके जाएगा। ठीक है, जब वो होम कंजप्शन के लिए गुड्स लेके जाएगा। तो जब हम कस्टम लॉ में हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो बोलते हैं इंपोर्ट शुरू कब से होता है? बताइए। इंपोर्ट, अच्छा सबसे पहली बात, इंपोर्ट का मतलब लाना, इंडिया के बाहर से इंडिया में सामान लाना। इस एक्टिविटी को हम, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। कस्टम लॉ क्या कहता है? इंपोर्ट शुरू कब होता है? बताइए, इंपोर्ट कब शुरू होता है?
12 nautical miles from. जब वो 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस करके गुड्स अंदर आ जाता है। हमारे गुड्स इंपोर्टेड गुड्स कब तक रहते हैं, कब तक मैं गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स कह सकती हूँ? जब तक ड्यूटी पेड ना हो। हाँ, वेरी गुड, जब तक उन पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं हो जाता, यानी जब तक वो किसके चंगुल में फंसे हुए हैं? कस्टोडियन, कस्टम के चंगुल में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इंपोर्ट कंक्लूड कब माना जाएगा? इंपोर्ट कंक्लूड माना जाएगा ड्यूटी पेड हो जाएगी। हाँ, जब गुड्स को होम कंजप्शन के लिए ड्यूटी पेमेंट करके माल को निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब सरकारी सामान और सोनल का सामान सब एक बराबर, यानी अगर गवर्नमेंट कोई गुड्स इंपोर्ट करे या मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करूं, सेम मैनर में ड्यूटी का पेमेंट होगा। यानी इंडियन रेलवेज अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करती है या हम और आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, बोथ आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी। ऑल गुड्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गुड्स आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी अनलेस एग्जेम्प्टेड अदरवाइज। कोई किसी गुड्स को स्पेसिफिकली छूट दी गई है कि गवर्नमेंट अगर कोरोना की वैक्सीन मंगाएगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वो बात और है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज हम और आप कोई गुड्स इंपोर्ट करें या गवर्नमेंट कोई गुड्स इंपोर्ट करे, ड्यूटी शैल बी लेविएबल, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, चलो अब आप अपने नोट्स में इसको काट दो। काट दिया? काट दिया ना? और मैम मुझे भी कट करना है? हाँ, रिपीटिशन है, कर दो। ठीक है, अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनको पढ़िए। ड्यूटी इंपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स बिल ऑफ एंट्री, इनकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, मुझे पढ़ के बताइए कुछ समझने में कुछ डाउट है क्या, मतलब कुछ भी तरीके की दिक्कत आपको आ रही है क्या? ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए इसको पढ़ के ऐसे चक्कर आने लगे तो अपने आप को संभालिएगा। ये ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस, ये लॉ को लिखने का तरीका, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो। और कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं है मैम कंफ्यूजन। नहीं कंफ्यूजन, ठीक है, चलो। ठीक, अब एक डेफिनेशन पे मैं आज बात कर रही हूँ, असेसमेंट, ठीक है। इसी बेसिक फर्स्ट चैप्टर में आपकी एक डेफिनेशन है असेसमेंट। ये भी आपके नोट्स में डेफिनेशन आप देखिए, ये वाली डेफिनेशन आपके नोट्स में नहीं है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और फिर नोट करना है। बाद में क्लास में हम पढ़ेंगे, असेसमेंट वाली डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। दिस इज अमेंडमेंट। स्क्रीनशॉट ले लें तो मुझे बताइएगा, हम फिर स्टार्ट करेंगे। डन मैम। डन, ठीक है।
डन मैम। ओके। अब जब भी Done, मैं ma'am. हाँ, अब जब भी मैं असेसमेंट शब्द, देखिए क्या होता है, मैंने आपको बोला कि आप इंपोर्टर हैं, आपको आपका माल छुड़वाना है, तो ड्यूटी का आपको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट निर्णय करना पड़ेगा, निर्धारित करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितनी ड्यूटी आपको जमा करानी है। तो कस्टम लॉ क्या कहता है, असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स, है ना, एंड अमाउंट। देखिए दो चीज़ें हैं, मुझे जब भी मैं मेरे गुड्स का असेसमेंट करूंगी मुझे दो चीज़ें डिसाइड करनी है। पहली ड्यूटीएबिलिटी। ड्यूटीएबिलिटी का मतलब मेरे गुड्स पे ड्यूटी लगती भी है कि नहीं लगती है, ड्यूटीएबिलिटी, ठीक है। और दूसरी चीज अमाउंट, अगर मेरे गुड्स ड्यूटीएबल हैं, इफ यस, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। दिस इज द असेसमेंट, ठीक है। और केवल ड्यूटी ही कोई नहीं असेस करना है आपको, कोई और टैक्सेस हैं, कोई सेस है, या कोई एनी अदर सम सो पेबल, मतलब अगर कोई ब्याज देना है, कोई फीस देनी है, कोई डेमरेज चार्ज देने हैं, तो केवल ड्यूटी ही, सेल्फ असेसमेंट का मतलब केवल ड्यूटी ही नहीं है, असेसमेंट का मतलब केवल ड्यूटी नहीं, बाकी के भी कोई अगर आपको अमाउंट देना है अंडर कस्टम लॉ और एनी अदर लॉ, ठीक है। अब जब भी हम असेसमेंट की बात करेंगे, असेसमेंट आपको मतलब, असेसमेंट का मतलब देखिए, मैं बोलती हूँ निर्धारित करना, है ना, हिंदी में डिसाइड करना, इंग्लिश में डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना है, ड्यूटीएबिलिटी डिसाइड करनी है, अमाउंट डिसाइड करना है। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, विद रेफरेंस टू टैरिफ क्लासिफिकेशन। टैरिफ क्लासिफिकेशन, उस दिन आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, आपके फर्स्ट डायग्राम में मैंने आपको ऐसा कुछ दिखाया था कि कस्टम लॉ में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं कस्टम एक्ट और हम पढ़ने वाले हैं कस्टम टैरिफ एक्ट, याद है? यस मैम। और कस्टम टैरिफ एक्ट में, ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट मुझे क्या क्या बताएगा, एक तो डिस्क्रिप्शन बताएगा और रेट ऑफ ड्यूटी बताएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन और रेट ऑफ ड्यूटी। डिस्क्रिप्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, टैरिफ हेडिंग, टैरिफ हेडिंग से 8 डिजिट का कोड है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टैरिफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और टैरिफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरे गुड्स के आगे, मेरे गुड्स का टैरिफ कोड है मान लीजिए 801101, और इसके आगे रेट ऑफ ड्यूटी लिखी हुई है निल, इसका मतलब क्या है, ये टैरिफ क्लासिफिकेशन है मेरे गुड्स का, ये टैरिफ हेडिंग है और ड्यूटी लिखी हुई है निल, इसका मतलब क्या, ड्यूटी फ्री गुड्स, ड्यूटी नहीं है, मेरे को मेरे ड्यूटी नहीं देनी है। तो मैं जब अपना सेल्फ असेसमेंट करूंगी तो क्या करूंगी, ड्यूटी दूंगी या नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ठीक है, नहीं दोगे मैम, नहीं दूंगी। तो CTA स्टैंड्स फॉर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन भी कहाँ दे देती है, कस्टम टैरिफ एक्ट में। बोलेगी अगर आपने ना ये वाली चीज मंगाई ना तो इसको 5,000 रुपये पर किलो के हिसाब से वैल्यू मान लेना, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज़ों का वैल्यूएशन भी कहाँ से असेस किया जाता है, कस्टम टैरिफ एक्ट से। वैल्यू मतलब आप हो सकता है $5,000 पे करें, आप $1,00,000 पे करें, लेकिन अगर कस्टम टैरिफ एक्ट में किसी चीज़ की वैल्यू दे दी गई तो ड्यूटी आपको किस पे देनी है, इसी वैल्यू पे, और इस वैल्यू को प्यार से बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। क्या बोलते हैं, टैरिफ वैल्यू, ठीक है। इन चीज़ों को आपको असेस करना है। असेसमेंट मतलब टैरिफ क्लासिफिकेशन को असेस करना, असेसमेंट का मतलब वैल्यू को असेस करना, और असेसमेंट का मतलब क्या आपके द्वारा इंपोर्टेड गुड्स पे कोई एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन मतलब छूट, कंसेशन मतलब कोई रिलैक्सेशन है किसी ड्यूटी का, किसी टैक्स का,
या एनी सम पेएबल बाय एनी नोटिफिकेशन, या नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि इस दौरान अगर किसी ने मेडिकल इक्विपमेंट ऑक्सीमीटर इंपोर्ट किए हैं तो ऑक्सीमीटर पे ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफिकेशन निकाल के ड्यूटी माफी दी है तो वो भी असेसमेंट के दायरे में कवर होता है। ये भी चीज हमें असेस करनी होती है। इसके अलावा क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट जिनके ऊपर असेसमेंट डिपेंड करता है, ये भी निर्धारित करना है इंपोर्टर को। आपको याद है मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी और प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी बताई थी कि Yes, ma'am. है ना। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या बताई थी मैंने, किसी को याद हो तो? कब लगती है? तो मैम मोस्ट फेवर्ड नेशन से मोस्ट फेवर्ड नेशन से, यानी जो गुड्स मैं इंपोर्ट कर रही हूं वो कहां पे बने हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन में बने हो। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्रेफरेंशियल वाली से काम चल जाएगा? प्रेफरेंशियल वाली से काम चल जाएगा। तो ओरिजिन डिसाइड करना भी गुड्स का असेसमेंट के दायरे में आता है, या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर जिस पे मेरी ड्यूटी एबिलिटी या अमाउंट ऑफ ड्यूटी डिपेंड करती है, वो सब असेसमेंट में शामिल होते हैं। एंड असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एनी असेसमेंट। मतलब चाहे आप सेल्फ असेसमेंट कह दीजिए तो भी असेसमेंट है, वो रीअसेसमेंट है तो भी असेसमेंट है, अगर आपकी ड्यूटी निल है तो भी वो असेसमेंट है, ठीक है। एंड प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, आप भोले हो, मासूम हो, आपको कुछ अता पता ही नहीं है, आप कहते हो मेरे को तो नहीं पता मुझे कितनी ड्यूटी देनी है, तो आप गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के कहते हो कि आप ही मेरा असेसमेंट कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रोविजनल असेसमेंट। व्हेन रिक्वेस्ट इज सबमिटेड टू द ऑफिसर और प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करके देता है, दिस इज कॉल्ड प्रोविजनल असेसमेंट। एक बार पढ़ लीजिए ये असेसमेंट की डेफिनेशन, और कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछिए। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? नो डाउट मैम। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब ना ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके इंटर में, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को लर्न करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल